नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बेहद स्पेशल हो जाता है। क्योंकि आप जब पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो हर साल आपको संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो संविधान में यानी भारतीय संविधान की जो जितनी भी महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही आपका जो पूरा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम इसकी कुछ मूलभूत बातों को समझेंगे। तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम यानी कि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां ही जोड़ी गई थी। अब समय के साथ साथ नए नए संशोधन की जरूरत पड़ी। तो इसके बाद क्या हुआ कि संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई और इसी के साथ वर्तमान में अब टोटल 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। और ये 12 अनुसूचियों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पहली अनुसूची के बारे में जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और इनका क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत में कुल वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसी के साथ अगर किसी नए राज्य का गठन होता है या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन होता है तो वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। जितने भी परिवर्तन होंगे वो पहली अनुसूची में देखने को मिलेगा राज्यों से संबंधित। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी दूसरी अनुसूची के बारे में जो कि आधारित है परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार। ये दूसरी अनुसूची जो है वो उनसे संबंधित है जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, ये उनसे संबंधित है। इसमें कुछ लिस्ट दी गई है, इनको हम समझेंगे कि इस दूसरी जो अनुसूची इसके तहत कौन कौन से पद के व्यक्ति आते हैं। तो ये जो पूरा दूसरा अनुसूची है वो उन सभी सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और उनको जो विशेषाधिकार प्राप्त है उनसे संबंधित है। तो इसमें आपके भारत के राष्ट्रपति आते हैं, भारतीय राज्यों के राज्यपाल आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष आते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश आते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं और दूसरी अनुसूची में इनकी परिलब्धियां, भत्ते और इनको विशेषाधिकार जो है वो इसी अनुसूची में समाहित किए गए हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी तीसरी अनुसूची के बारे में जो कि आधारित है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। यानी कि इस अनुसूची में जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं देश के संवैधानिक पदों पे, सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए, उनके शपथ से संबंधित है। तो इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं उनको हम देख लेते हैं। तो भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार और राज्य विधानमंडल के सदस्य, ये सभी व्यक्ति जो हैं ये शपथ लेते हैं और अपनी ईमानदारी को प्रदर्शित करते हैं कि देश के लिए ये कार्य करेंगे। इनका पद जो है वो किसी भी तरीके का लाभ का पद नहीं है। और तीसरी अनुसूची के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी चौथी अनुसूची के बारे में जो संबंधित है राज्यसभाओं में सीटों के आवंटन से। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेषकर दिल्ली और पुडुचेरी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। इसमें एक बात याद रखनी है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उससे जो है वो राज्यसभा में सीटों का निर्धारण ज्यादा संख्या में होगा। तो ये आपका चौथी अनुसूची जो है वो सीधे सीधे है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, यानी कि राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा किया जाता है उससे संबंधित है। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी पांचवी अनुसूची के बारे में जो कि संबंधित है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। अनुसूचित क्षेत्र वो होते हैं जो क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल होता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा होती है उन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। और पांचवी अनुसूची जो है वो विशेषकर इन्हीं के लिए बनाई गई है। तो भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी जो भी प्रावधान है वो आप क्या हैं पांचवी अनुसूची में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी संस्कृति को बनाए रखना, उनकी भूमि और संसाधनों की रक्षा करना। और इसीलिए जनजातीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया है। और इसका मूल रूप से उद्देश्य यही है कि आदिवासियों के शोषण को रोकना, उनका शोषण न होना, साथ ही साथ उनके लिए, उनके विकास के लिए निरंतर कार्य करना। तो ये थी हमारी पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची भी लगभग ऐसी ही है, लेकिन इसमें कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है।
कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनके प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान है और इसी के तहत इसमें स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है और इसमें जो है इनकी भूमि, वन, ग्राम प्रशासन आदि पर कानून बनाने की शक्ति है छठी अनुसूची के अंतर्गत। तो छठी अनुसूची भी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ेंगे 7वीं अनुसूची की तरफ, जो है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कार्य होते हैं वो संघ और राज्यों के लिए अलग अलग निर्धारित होते हैं और इसी में 3 सूची आती है। पहला है आपका संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है जितने भी कानून होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा और इसमें मूल रूप से 97 विषय हैं जो कि अभी वर्तमान में बढ़ गए हैं। और राज्य सूची की बात करें तो इसमें जितने भी कानून होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राज्य सरकारों के द्वारा, जिसमें कि आपका विशेष रूप से पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और कृषि शामिल है और इसमें मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में इनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि संघ सूची में जो है रक्षा, रेलवे और बैंकिंग जैसे विषय शामिल किए जाते हैं। तो एक तो हमारा हो गया संघ सूची और दूसरा हो गया राज्य सूची। अब बात करते हैं संवर्ती सूची की। तो संवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय रखे हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसमें शिक्षा और वन जैसे विषय शामिल किए गए हैं और इसमें मूलतः यानी मूल रूप से 47 विषय है और इनमें भी वृद्धि हुई है। और आपको बता दें कि अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाए हैं और दोनों में अगर किसी भी तरीके का विवाद होता है तो इसमें केंद्र को वरीयता दी जाएगी, यानी कि केंद्र के द्वारा जो नियम बनाए जाएंगे उसे ही माना जाएगा, राज्य की नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी 8वीं अनुसूची के बारे में, जो कि मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा ऐसी भाषाएं जिनको मान्यता प्राप्त है उन भाषाओं को इसमें शामिल किया गया और इसी के साथ कुल 22 आधिकारिक भाषाएं ऐसी हैं जिनको कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपका हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु ऐसी ही अन्य जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। अब इनका महत्व क्या है, इस अनुसूची का महत्व क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो भारत की भाषाई विविधता यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उनको दर्शाती है और उनको संरक्षित करती है। साथ ही साथ ये जो भाषाएं हैं इनको केंद्र सरकार से प्रोत्साहन भी मिलता है। तो ये तो हमने समझ लिया 8वीं अनुसूची के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची के बारे में, जो कि विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। तो अभी की जो हमने पहले की 8 अनुसूची पढ़ी वो मूल रूप से संविधान में निहित थी। अब आगे की जो 4 अनुसूचियां हैं उसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और इसी क्रम में 9वीं अनुसूची जो है इसे पहले संविधान संशोधन यानी कि 1951 में जोड़ा गया था। अब इसमें यह है कि इसमें जितने भी शामिल कानून हैं उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने का प्रयास किया गया था, यानी कि उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती थी। अब इसमें मुख्य रूप से कौन से विषय होते थे? वो विषय आते थे जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है, ताकि इन कानूनों को लागू करने में देरी न हो। अब इसमें क्या है कि इसमें बदलाव देखने को मिला और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले के बाद ये कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि इन्हें कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो ये 9वीं अनुसूची हमने डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं आगे और 10वीं अनुसूची के बारे में समझ लेते हैं और ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून के बारे में। दल बदल यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दल का बदलना, अगर किसी पार्टी के द्वारा अपना दल बदला जाता है तो वो इससे संबंधित ये अनुसूची है 10वीं। और इसे कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल यानी कि दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है। अगर कोई पार्टी जो है बदलता है तो उसकी सदस्यता जो है वो समाप्त करने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। अब इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इससे राजनीतिक अस्थिरता जो हो रही थी उसको रोकने का प्रयास करना था और साथ ही साथ सरकारों की स्थिरता सुनिश्चित करनी थी, इसलिए इस अनुसूची को लाया गया। और इसमें यह भी कहा कि विधायकों के द्वारा चुनावी जनादेश का सम्मान सुनिश्चित करना, यानी कि विधायकों को जनता के द्वारा जो भी जनादेश लागू किए जा रहे हैं, जो भी बताए जा रहे हैं, उनका सम्मान जो है उनको सुनिश्चित करना है। तो ये तो हमने समझा 10वीं अनुसूची के बारे में। अब आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे हमारी 11वीं अनुसूची के बारे में, जो कि पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। और इस लिहाज से भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है। तो अब इसे कब जोड़ा गया? इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया है संविधान में। और आपको बता दें कि इसमें पंचायत से संबंधित कुल 29 विषय को शामिल किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपके आते हैं कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण,
शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे विषय जो है मुख्य रूप से इसमें आते हैं। और इसमें जो है कि भारत में ज़मीनी स्तर पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर लोकतंत्र को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना भी इसका उद्देश्य है। पंचायत लेवल पर विकास करना ही इसका उद्देश्य है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली और अंतिम अनुसूची को, 12वीं अनुसूची को, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व इस अनुसूची में आते हैं। तो वही सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें कुल 18 विषय को शामिल किया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से आपके आते हैं शहरी नियोजन, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। और इसका उद्देश्य क्या है? बेहतर शासन यानी शासन को बेहतर करना, साथ ही साथ विकास को सुनिश्चित करना। तो ये तो हमने समझा अपनी टोटल 12 अनुसूची जो है, इसको हमने आसान भाषा में समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब इसमें हम एक अंतिम अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण अमान्य घोषित किया जा सकता है? और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। और आपके ऑप्शंस हैं ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची या डी 12वीं अनुसूची। और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चाहेंगे तो इस प्रोग्राम की पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।